बच्चों, माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, यूनिट 3 जो हमने पढ़ाया था इसके पूर्व में टॉपिक की बात थी उच्चारण दोष के प्रमुख कारण। उच्चारण दोष के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? उच्चारण दोष के प्रमुख कारण हैं, पहला है हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान। दूसरा है उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव। तीसरा है शारीरिक विकार। चौथा है परिवार में अशुद्ध उच्चारण। और पांचवा है बलाघात से अपरिचित होना। छठवां है गति का ज्ञान न होना। ये तो उच्चारण दोष के प्रमुख कारण हैं। इनसे कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, क्या होता है हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान। यानी विद्यार्थियों को प्रारंभिक कक्षाओं में ही ध्वनियों के उच्चारण तथा उच्चारण स्थानों के विषय में भ्रम हो जाता है, जिससे छात्र बड़े स को ज पढ़ लेता है या छोटा स में पढ़ लेता है, री को वह र समझ लेता है, र लिख देता है, छोटी की जगह बड़ी, छोटे की जगह बड़ा। यह पूर्व में आप लोगों को पढ़ाया गया है, लेकिन फिर से रिवीजन के तौर पर आप लोग पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा और यह नोट्स भी आप लोग बनाइएगा। दूसरा है उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव। विद्यार्थियों को उच्चारण तत्वों का, अब उच्चारण तत्व कौन कौन से हैं? वह है जैसे ध्वनि व्यवस्था, लय, स्वराघात, गति, विराम आदि का समुचित ज्ञान नहीं होता है। जब छोटे छोटे छात्र स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको ये ध्वनि व्यवस्था क्या है, लय क्या है, स्वराघात किस गति में पढ़ना है, कहाँ विराम चिन्ह लगाना है, कहाँ विराम चिन्ह नहीं लगाना है, कहाँ पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, तो ये सब का ज्ञान उनको नहीं हो पाता है, का समुचित ज्ञान नहीं होता है। इससे छात्र अशुद्ध उच्चारण करते हैं। जब छात्र पढ़ता है, जब छात्रों से किताबों का वो जो मौखिक वाचन करवाया जाता है, उच्चारण करते हैं। जैसे 43 को, अगर किसी को 43 पढ़ना हुआ तो वो पढ़ता क्या है 43। तो उसी समय अध्यापक को यह चाहिए कि वह छात्रों को तुरंत उनको बता दे कि 43 अशुद्ध है और 43 जो है वह शुद्ध है। या 43, कुछ बच्चे 43 कहते हैं, 43, 43, 99 को प्रायः 99 अक्सर लोग कहते हैं 99। तो वहाँ पर तुरंत उसको जो है उसके अशुद्धियों को अध्यापक के द्वारा दूर कर दिया जाना चाहिए। बोलने की गलतियां इस तरह से होती रहती हैं। जहाँ पर भी बोलने की गलतियां छात्र द्वारा की जाएं, वहाँ पर अध्यापक को चाहिए कि वह उन गलतियों को तत्काल दूर कर दे। परिवार में अशुद्ध उच्चारण। परिवार में जैसे छात्र रहता है, जब बच्चे पढ़ते हैं, हर परिवार में जब रहते हैं, कॉलेज से या स्कूल से जब भी अपने परिवार में छात्र पढ़ता है तो परिवार में अशुद्ध उच्चारण, जैसे अशुद्ध उच्चारण दोष का अन्य कारण परिवार के लोगों द्वारा, परिवार के ही लोगों के द्वारा शुद्ध उच्चारण पर ध्यान न देना भी है। जैसे परिवार के लोग जब बच्चों के सामने बोलते हैं तो वहाँ पर शुद्ध उच्चारण का प्रयोग वो नहीं करते हैं, तो छात्र भी, वो बालक भी जो है उसी तरह से बोलने का प्रयास करता है और बोलने लगता है। वो शुद्धता नहीं ला पाता और अशुद्ध ही बोलता रहता है। तो सबसे बड़ा तो परिवार ही इसका कारण होता है कि जब छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है। जिस परिवार में बच्चा रहता है, यदि उसके सदस्य अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो बच्चा भी उनका अनुकरण करके ध्वनियों का अशुद्ध उच्चारण
करना ही सीखेगा, क्योंकि वह छात्र जो छोटे-छोटे छात्र होते हैं उसमें अनुकरण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वो नकल ज़्यादा करते हैं कि कौन किस तरह से बोल रहा है, किस तरह से क्या कर रहा है। तो जिस तरह से आप बोलेंगे, छात्र भी उसी तरह से बोलता है। साथ ही अशिक्षित माता-पिता बच्चों के उच्चारण के प्रति विशेष ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कहीं पे शिक्षा नहीं है, तो उनके अभिभावक, उनके माता-पिता अपने बच्चों को वो शुद्ध बोल रहा है कि अशुद्ध बोल रहा है, तो इसका ध्यान वो नहीं देते हैं। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जब कॉन्वेंट्स में एडमिशन करवाने के लिए लोग अपने बच्चों का जाते हैं, तो प्रारंभ में छात्रों से पहले एक छोटा-सा इंटरव्यू उनके अभिभावक से भी होता है। अगर अभिभावक पढ़ा लिखा है तो एडमिशन बड़े आसानी से हो जाता है। अगला है बलाघात से अपरिचित होना। हिंदी की वाक्य संरचना के समय बलाघात का भी महत्व होता है, परंतु वाक्य के उच्चारण के समय किसी शब्द पर बल देते हैं, यह महत्वपूर्ण है। किस शब्द पर बल दे रहे हैं, किस शब्द पर बल नहीं दे रहे हैं, किस पे देना चाहिए, किस पे नहीं देना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे राम ने तुमको मारा, वाक्य में क्या हो रहा है, किस पर बल दिया जा रहा है, राम पर बल देने पर राम दंडनीय है। जैसे राम ने तुमको मारा, तो राम पर बल पड़ रहा है, तो यह राम यहाँ पर दंडनीय है होने का ज्ञात होता है कि राम ने ही मारा, इसलिए इसको ही दंडित किया जाए। तुमको पर बल देने पर ज्ञात होता है तुम तो स्वयं बहुत तेज हो, कैसे राम ने तुमको मार दिया। इस तरह अर्थ भेद हो जाता है। जैसे कैसे भेद होगा, जैसे राम ने तुमको मारा, अगर आपने राम पर बल दिया कि राम ने तुमको मार दिया, तो यहाँ पर राम दंडनीय होगा कि राम जो है वो एक उद्दंड बालक है, किसी को भी मार सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आपने तुमको पर बल दे दिया कि राम ने तुमको मार दिया, तो ऐसा होता है कि आप खुद बलशाली हैं और राम आपको नहीं मार सकता था, फिर भी राम ने तुमको कैसे मार दिया। तो यह यहाँ पर दंड में भेद आ जाएगा। हो सकता है कि आपने ही गलती किया, कि आप खुद ही इतने बलवान हैं, आपको कोई नहीं मार सकता है, तो आपको राम ने कैसे मार दिया। तो राम पर बल देंगे तो अर्थ बदल जाएगा, राम दंडनीय हो जाएगा। लेकिन तुमको पर बल दे देंगे तो फिर दंड देने में थोड़ा सा भेद उत्पन्न होगा, कैसे मार दिया, आप इतने बलशाली हैं, आपको कैसे मार दिया। अगला है अंतिम, गति का ज्ञान न होना। विद्यार्थियों को पढ़ाते समय समुचित मात्र, समयाधिक्य, न्यून आदि का ज्ञान नहीं कराया जाता है। अतः वे उच्चारण करते समय ध्वनियों का उच्चारण कभी मंद गति से करने लगते हैं, कभी मंद गति से करने लगते हैं। जैसे मारो मत छोड़ो, इसको मैं इसके पूर्व में भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने यह कहा कि टॉपिक भेजिए नोट्स बनाने के लिए, इसलिए मुझे फिर से इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो मारो मत छोड़ो। अब उपर्युक्त दोनों वाक्यों की अर्थ में भिन्नता स्पष्ट है। इसके कहने पर लहजे का अर्थ निर्भर करता है। में क्या है, वाक्य में मारो मत बोलने के बाद थोड़ा रुकने पर फिर छोड़ो बोलने का अर्थ निकलता है कि कोई किसी से कहता है कि उसे मत मारो, बेचारे को छोड़ दो। जैसे मारो मत छोड़ो, तो इसमें यह होता है कि मारिए मत, उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। अगर मत के बाद आप अर्धविराम लगा देते हैं, अल्पविराम अगर मारो मत छोड़ो, तो यहाँ पर यह हो जाएगा कि मारो मत छोड़ दो, जाने दो। वहीं पर दूसरे वाक्य में क्या आता है, मारो मत छोड़ो। नहीं तो फिर आता है कि मारो के बाद अगर आप अर्धविराम लगाते हैं, अल्पविराम लगा देते हैं, मारो मत छोड़ो, तो यहाँ हो जाएगा मारिए छोड़िए मत,
यहाँ पर अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। यह भाषा का उच्चारण शुद्ध रूप में किया जाए, इसके लिए त्रुटियों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। जब बालक त्रुटि करता है तो उसको उसकी त्रुटियों की तरफ अवश्य ध्यान दिलाना चाहिए कि आप जो है आपने यहाँ पर त्रुटि किया, इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से होता है। विराम चिन्ह कहाँ लगते हैं, कहाँ पर बल देना है, कहाँ पर बलाघात का प्रयोग करना है, कहाँ गति, तो यह सब का ज्ञान छात्रों को कराया जाना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।